दोस्तों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 वस्तुओं के समूह बनाना पढ़ेंगे। ते हमारे चारों ओर की वस्तुएं। आपने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, वर्ण, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चित्र 2.1 में आपको दिखाया गया है। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियां तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1। आइए हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। इनमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुएं ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिया का आरा, बैट बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हमने केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हो। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को की सारी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिससे जितनी वस्तुएं संभव हैं उन वस्तुओं के बारे में सोचना, एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श
कीजिए। क्रियाकलाप 2.2 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थ की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। सारणी 2.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हैं। प्लेट, थाली किससे किससे बनती है? जिस पदार्थ से बनी है। इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई। पेन, प्लास्टिक, धातु। हम कुर्सी ले लेते हैं, लोहा प्लास्टिक से बनी होती है। अगर बोतल ले लेते हैं, ये भी लोहा और प्लास्टिक से बना होता है। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ वस्तुओं का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए, जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों में हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कोई पदार्थ से बनी हो सकती हैं और फिर एक ही पदार्थ का उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है? समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, लकड़ी, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। इसी प्रकार बना है चमड़े से बेल्ट बनाया जाता है, आपका थैला बनाया जाता है, जूता बनाया जाता है। प्लास्टिक से बोतल, कुर्सी, बाल्टी ये सब बनाए जाते हैं। रुई से तकिया, गद्दा और कपड़े बनाए जाते। कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना है? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। 2.2 पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य का हास्यास्पद प्रतीक नहीं होगा? चित्र 2.2 में ये देख सकते हैं आप। चित्र 2.2 में गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा अन्य ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः वस्तु के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे से तथा एल्यूमीनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमीनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। यह कौन सी समानताएं हैं? जो कि सारी धातुएं हैं।
क्रियाकलाप 3 विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमीनियम की शीट और चार के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। आप जैसे ही अपने शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें। ताजे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों को इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने द्युतिवान मतलब जिसमें चमक होती है, द्युतिहीन मतलब जिसमें चमक नहीं होती है। काटने के बाद काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को यहाँ दिखाया गया धातुओं के टुकड़ों को उनकी द्युति देखने के लिए काटना। रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं कि वो द्युतिवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिसमें इस प्रकार की द्युति होती है वह प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो द्युति की क्षणों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इसमें द्युति है अथवा नहीं। कठोरता जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो इसमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो कि पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? बिलीय अथवा अबिलीय पदार्थ। क्रियाकलाप 4 कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। प्रत्येक गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की पर
गिलास की अंत वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, धीरे धीरे हिलाइए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ का क्या होता है। अपने परीक्षण को सारणी 2.3 में दर्शाए गए अनुसार नोट कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है क्या लुप्त होता है अथवा नहीं। यहाँ हम देखते हैं सारणी 2.3 में विभिन्न ठोस पदार्थ को जल में मिश्रित करना। नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, लुप्त नहीं होता। चीनी भी को लिखेंगे हम लोग, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। उसके बाद है बालू को हम लिखेंगे जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होता है। चाक पाउडर को लिखेंगे हम, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। लकड़ी का बुरादा जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होता है। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए, और हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ विलीय हैं। विलीय पदार्थ क्या है? जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाए। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफी समय तक जल में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो सकते हैं? क्रियाकलाप 5 से समझेंगे इसे। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए और इसे चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल में मिश्रित हो जाता है। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते। चित्र 2.5 में जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। सारणी 2.4 में कुछ दिए गए हैं। कुछ सामान्य द्रवों के जल में विलीयता। द्रव हैं भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता। जैसे सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है, नींबू का रस ये भी भली भांति मिश्रित हो जाता है, सरसों का तेल ये मिश्रित नहीं होता है, नारियल का तेल ये भी मिश्रित नहीं होता है, केरोसिन ये भी मिश्रित नहीं होता है। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें जल में विलीन हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं जल का सूत्र H2O होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4
करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अम्लीय ठोस जल को पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप पाइप में भी आपने कुछ द्रवों के साथ यह भी देखा होगा, इसमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 2.6 किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की बूंदें जिसे आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता होगा? पूछा जा रहा है इन सब का क्या होता होगा। सूखी गिरी पत्तियां जल में तैरेंगी, कंकड़ जो डालेंगे आप डूब जाएंगे। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रव्यों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। चित्र 2.7 कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सकें। दोस्तों, यहाँ पे पारदर्शी और पारभासी वस्तुओं को दिखाया गया है। तो धर्मशाला में यहाँ पे देख सकते हैं दुकान में जो पारदर्शी वस्तुओं के अंदर रखी है जिससे लोग देख सकते हैं। इसके विपरीत अन्य ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के इन पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? क्रियाकलाप 6 कागज की एक शीट लीजिए और इसमें से होकर किसी दीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षण को नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला हो प्रदीप्त बल्ब को जलता हुआ बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप
यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, उन्हें पारभासी वस्तु कहते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के परीक्षण में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उसके गुणों में समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार की पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है और साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज एवं दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। प्रत्येक विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। इसके साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है।